Right, so O levels depreciation question number one. Atto Electrical had the following non-current assets on 31st March 2023. जब भी आपसे इस तरीके से एयर एंड बेसिकली 31st मार्च मंथ का एंड है तो ये एक तरीके से एयर एंड में काउंट होगा कि हमारे पास एयर एंड अगर 31st मार्च 2013 का है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो एयर स्टार्ट हुआ होगा वो कब स्टार्ट हुआ होगा। एयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2012 को हमारा एयर जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। खैर उसने कहा है कि हमारे पास ये 31st मार्च 2013 को हमारे पास कुछ नॉन करंट एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो हमारे पास प्रेमिसेस की जो है वो कॉस्ट बताई हुई $50,000 है और नेट बुक वैल्यू कह रहा है $48,000 है। इसी तरीके से मोटर व्हीकल्स के लिए कह रहा है कि कॉस्ट $16,000 है लेकिन उनकी नेट बुक वैल्यू $12,000 है। कंप्यूटर्स के लिए उसने सिर्फ नेट बुक वैल्यू बताई हुई है कितनी, $6,000। और फिर उसके आगे लिखता है एटो इलेक्ट्रिकल हैज द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। देखिए डेप्रिसिएशन पॉलिसी के अंदर आपका रेट, आपका मेथड और जो पॉलिसी कि भाई फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल है या मंथली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वो पॉलिसी तीनों चीजें बताई गई होगी। तो पहले कहता है प्रेमिसेस आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो प्रेमिसेस के लिए उसने हमें रेट दिया कितने परसेंट का, 2% का। और मेथड कौन सा दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया, यानी कि ये रेट कॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। देन मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, 25% का रेट है यूजिंग द आरबीएम डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आरबीएम मेथड है मोटर व्हीकल्स के लिए और रेट 25% है। आरबीएम मेथड के अंदर जो रेट होता है वो किस पे अप्लाई किया जाता है, नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है। तो मैंने ये बात मेंशन कर दी कि भाई आपका जो कॉस्ट पे, जो आपका एसएलएम मेथड जो प्रेमिसेस के लिए फॉलो हो रहा है उस पर 2% का रेट प्रेमिसेस की कॉस्ट पे लगेगा। और मोटर व्हीकल जिसके लिए आरबीएम मेथड इस्तेमाल हो रहा है उसका 25% का रेट नेट बुक वैल्यू पे लगेगा। फिर आगे कहते हैं कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड बाय रीवैल्यूएशन मेथड। तो कोई बच्चा कहता है सर तीसरा मेथड होता है, नहीं होता, तो ये सवाल इसीलिए सिलेक्ट किया गया है कि भाई तीसरा मेथड एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर्स के लिए कि कौन सा मेथड अपने इस्तेमाल करना है, रीवैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करना है। फिर आगे उसने पॉलिसी दी, अ फुल एज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि साल के एंड पे जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उन सब के ऊपर क्या करो, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये पॉलिसी नंबर 2 है, मैंने इसके आगे पॉलिसी लिख भी दी। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज, यानी जिस साल खरीदा है उस साल भले अभी एक्वायर में एक महीना ही क्यों ना हुआ हो उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। और जिस साल में इस बात को किस तरीके से कहा है कि भाई जिस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो भी एसेट पड़ा हुआ है चाहे वो जितना भी पुराना हो, चाहे 1 महीने पुराना हो या 10 साल पुराना हो, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। देन आगे कहता है देयर वर नो परचेजेस और सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। जरा बात को समझिएगा, आपके पास जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है 31st मार्च 2013 की गिवन है। तो जो साल 31st मार्च 2013 को एंड हुआ, फिर अगले साल के लिए क्या कहता है, देयर आर नो परचेजेस और सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। यानी कि अगला साल जो कि कब स्टार्ट हुआ होगा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ये मैंने मेंशन कर दिया कि अगला साल 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट होकर 31st मार्च 2014 को एंड होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ईयर। तो कहता है ये जो अगला साल आएगा, ठीक है, इस अगले साल कह रहा है कि ना हमने कोई परचेजेस करी हैं ना ही कोई सेल किया है। जो नॉन करंट एसेट 2013 के एंड पे था वही 2014 के एंड पे भी मौजूद है। फिर आगे कहता है द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। पेमेंट्स वर मेड बाय चेक। अब कहता है कि उसके बाद जो साल आया, ठीक है ना, अगर मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल 2013 से 31st मार्च 2014 ईयर 1 है, तो उसके बाद जो साल आया जो कि ईयर 2 होगा, जो कि 1 अप्रैल 2014 से 31st मार्च 2015 तक चलेगा, उस ईयर 2 में क्या कह रहा है, उस ईयर 2 में कह रहा है कि भाई हमने कुछ नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं। प्रेमिसेस खरीदी है 30,000 की, मोटर व्हीकल 9,000 की और कंप्यूटर्स 3,200 के। और सारी पेमेंट कह रहा है कि हमने किससे की है, सारी की सारी पेमेंट हमने चेक से करी है। उसके आगे कहता है कंप्यूटर्स वर वैल्यूड एज फॉलोज 31st मार्च 2014। यानी एयर वन जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया ना, ये जो मैंने आपको लिखवाया एयर वन और एयर 2, कहता है कंप्यूटर एयर वन के एंड पे उसकी जो वैल्यू थी वो 4,200 थी।
और कंप्यूटर की वैल्यू ईयर 2 का एंड जो कि 31 मार्च 2015 का एंड है, उस पे कह रहा है कि कंप्यूटर की वैल्यू $6,000 है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उसने दी। सवाल पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट है उसने क्या कहा, एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, 2 मार्क के लिए। तो हमने बहुत डिटेल में डेप्रिसिएशन की टर्म को डिस्कस किया था। मैंने कहा इट इज द मेथड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर कोई बच्चा लिखता कि डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, वो भी बात ठीक थी। अगर कोई बच्चा लिखता है इट इज चार्ज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो वो भी बात बिल्कुल ठीक थी। देन पार्ट बी के अंदर उसने पूछा स्टेट वन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन जो उसकी वैल्यू के अंदर डिक्रीज आता है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हर गुजरते साल एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लोग उस नई टेक्नोलॉजी को अवेल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, और पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो फॉर कंप्यूटर वन कॉज ऑफ अ डेप्रिसिएशन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देन पार्ट सी में देखें आपसे क्या कहता है, कंप्लीट द टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2014। ईयर वन के एंड पे कह रहा है बताओ डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए, एंड 31 मार्च 2015 ईयर टू के एंड पे पूछा बताओ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल और कंप्यूटर। तो पहले हम ईयर वन 31 मार्च 2014 को जो ईयर एंड हुआ है, इसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे आसान डेप्रिसिएशन तो वैसे प्रेमिसेस की है। देखें 31 मार्च 2014 में आपके पास सेम बैलेंसेस हैं, इस तरीके से 31 मार्च 2013 के जो बैलेंसेस थे ना, 31 मार्च 2014 में भी उसने कहा है कि भाई ना कोई एसेट खरीदा है ना कोई एसेट बेचा है, सेम एसेट्स पड़े हुए हैं। तो आपके पास अगर मैं प्रेमिसेस पे बात करूं, प्रेमिसेस की आपकी कॉस्ट थी कितनी, $50,000। और प्रेमिसेस के लिए रेट कितना था, 2% पर एनम यूजिंग आरबीएम मेथड, यानी कि ये 2% का रेट कॉस्ट पे लगना है। तो 2014 में जो साल एंड हुआ है, हमारे पास प्रेमिसेस जो कॉस्ट है, क्योंकि कुछ खरीदा तो है नहीं, तो कॉस्ट सेम रहेगी $50,000। उस $50,000 पे जब मैं 2% लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने प्रेमिसेस की वर्किंग करी, मैंने कहा मेथड एसएलएम है, और एसएलएम मेथड के अंदर जो रेट अप्लाई होता है वो कॉस्ट के ऊपर होता है, रेट 2% का है। और 2% के रेट के हिसाब से मैंने क्या कहा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, मैंने कहा कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो तो सेम 50,000 रही है। क्यों सर सेम क्यों रही है, क्योंकि भाई जो साल 31 मार्च 2014 एंड हुआ है, उसने क्लियरली कह दिया कि ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है। तो जो एसेट पहले का खरीदा हुआ है उसकी कॉस्ट 50,000 थी, उस पर 2% का रेट लगाया। तो 31 मार्च 2014 देख ले, मैंने लिख दिया चार्ज फॉर 2014 जो कि 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो उसका चार्ज 50,000 का टाइम्स 2%, $1,000 आ गया किसके लिए, प्रेमिसेस के लिए। अच्छा, अभी मैं 2014 का ही खाली काम कर रहा हूँ ना, फिर मैं मोटर व्हीकल पे आ जाता हूँ। मोटर व्हीकल के अंदर मेथड आरबीएम था, और आरबीएम के अंदर जो रेट चार्ज होता है वो नेट बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है। रेट में जो गिवन था हमारे पास मोटर व्हीकल का, वो 25% गिवन था। अच्छा, अब नेट बुक वैल्यू आप देखें कितनी है, 2013 के एंड पे मोटर व्हीकल की $12,000 है। और क्योंकि आपने क्या कहते हैं, इस पूरे साल जो आपका नेक्स्ट जो ईयर वन आया 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, उसमें कोई आपने जो है ना नॉन करंट एसेट कोई मोटर व्हीकल खरीदी बेची नहीं है। तो जब आपने 2014 31 मार्च तक कोई एसेट कोई मोटर व्हीकल ना खरीदी है ना बेची है, तो आपकी नेट बुक वैल्यू जिस पे रेट लगेगा वो सेम 12,000 के ऊपर रेट लग जाएगा। ठीक है, प्रेमिसेस में कॉस्ट पे 50,000 पे रेट लगाया था क्योंकि मेथड एसएलएम था। यहाँ मोटर व्हीकल्स में 12,000 जो नेटबुक वैल्यू है उस पर रेट लगेगा। क्यों, क्योंकि मेथड आरबीएम है, और आरबीएम मेथड में रेट नेटबुक वैल्यू पे लगता है, और नेटबुक वैल्यू 12,000 है। तो 12,000 पे मैंने देखे 25% का रेट लगा दिया, तो मेरे पास चार्ज फॉर 2014 12,000 का 25% $3,000 निकल कर आ गया। और कंप्यूटर के लिए बात करी जाए तो उसके लिए जो मेथड था कंप्यूटर के लिए वो रीवैल्यूएशन मेथड था। रीवैल्यूएशन मेथड का मैं फॉर्मूला फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, अगर कुछ खरीदा है तो ऐड करा देंगे, अगर कुछ बेचा है तो माइनस करा देंगे, और फिर जो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू होगी उसको भी आप माइनस करा देंगे, तो आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अपेरेंटली जो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 जो आपका फर्स्ट ईयर एंड हुआ है, ना आपने कोई एसेट खरीदा है ना कुछ बेचा है, तो परचेज और डिस्पोजल में तो कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता कंप्यूटर की ओपनिंग रेट पे जो बैलेंस गिवन था, जो नेटबुक वैल्यू गिवन थी, वो कितनी गिवन थी, $6,000 गिवन थी। और 31 मार्च 2014 जो एंडिंग डेट है, उस पे कंप्यूटर की वैल्यू गिवन है कितनी, 4,200। तो भाई अगर साल के शुरू में एक कंप्यूटर 6,000 की वैल्यू रखता था, नेटबुक वैल्यू रखता था, और साल के एंड पे 4,200 उसकी वैल्यू हो गई है, कुछ खरीदा नहीं कुछ बेचा नहीं, तो जो भी वैल्यू के अंदर डिक्रीज है वो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने फॉर्मेट के थ्रू भी दिखा दिया, ओपनिंग 6,000 थी, क्लोजिंग 4,200 थी,
दोनों को माइनस किया तो डेप्रीसिएशन चार्ज जो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, वो मेरे पास कंप्यूटर का निकल के आ गया $1800। तो उसने कहा था कि भाई पहले 31 मार्च 2014 के डेप्रीसिएशन चार्ज बताओ और फिर 31 मार्च 2015 के डेप्रीसिएशन चार्ज बताओ। करंटली मैं उसको 31 मार्च 2014 के जो मैंने तीनों डेप्रीसिएशन चार्ज निकाल लिए वो मैंने लिख दिए। प्रेमिसेस के लिए कितना निकाला था 1000, मोटर व्हीकल के लिए निकाला था 3000, और कंप्यूटर के लिए निकाला था मैंने 1800। तो मैंने 3000, 3000 और 1800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाले कॉलम के अंदर तीनों नॉन करंट एसेट्स के डेप्रीसिएशन चार्ज रिकॉर्ड कर दिया। अब अगला साल जो कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 है, उसमें क्या काम होगा ये देख लेते हैं। अच्छा, 31 मार्च 2015 को जो ईयर एंड हुआ है ना, तो उसमें देखो उसने एडजस्टमेंट टू में क्या बोला है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट टू में क्या है, द फॉलोइंग परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कह रहे हैं कि 2015 में तो साल एंड हुआ है, तो उस साल में मैंने परचेजेस करी हैं। प्रेमिसेस खरीदा कितने का, 30,000 का। तो अब आप बात समझिएगा, ऑलरेडी आपके पास कितनी कॉस्ट का प्रेमिसेस था, 50,000 का प्रेमिसेस आपके पास ऑलरेडी कॉस्ट पे पड़ा हुआ था। उसके बाद आप फर्दर जो है वो 30,000 का प्रेमिसेस और खरीदे आपने इस साल में। तो अब जो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 2% अप्लाई करोगे, वो 50,000 पे अप्लाई नहीं करोगे। अब आपकी प्रेमिसेस बढ़ गई हैं, अब आपकी प्रेमिसेस की कॉस्ट 50,000 नहीं रही, आप प्रेमिसेस की कॉस्ट 50,000 प्लस 30,000 जो आपने खरीदा है, टोटल मिला के 80,000 हो गई है। तो अब आप 80,000 के ऊपर 2% अप्लाई करोगे। तो देखिए मैंने प्रेमिसेस के लिए यहाँ पे अब साइड में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाला काम कर लिया। प्रेमिसेस कॉस्ट एट एंड ऑफ 2015 कितनी है भाई, साल के शुरू में 50,000 थी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने 30,000 की प्रेमिसेस खरीदी, तो टोटल प्रेमिसेस हो गई 30 + 50, 80,000 की। 80,000 की प्रेमिसेस पे जो 2% का रेट था मैंने वो लगा दिया। तो सिंपली मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर प्रेमिसेस $1,600 निकल कर आ गया। अच्छा, अब मोटर व्हीकल के लिए बात सुन रहे हैं। मोटर व्हीकल के लिए थोड़ा सा समझिएगा कि आपके पास इस साल जो मोटर व्हीकल परचेज करी गई है वो 9,000 की परचेज करी गई है। लेकिन मोटर व्हीकल के लिए जो मेथड यूज हो रहा है वो आरबीएम मेथड यूज हो रहा है, जिसमें रेट जो है वो नेट बुक वैल्यू पे लगता है। अच्छा, ये तो नया नॉन करंट एसेट है, ठीक है ना, ये तो खरीदा ही अभी गया है, इसी साल खरीदा गया है, तो उसकी तो जो कॉस्ट है पहले साल में, जो न्यू ब्रांड न्यू नॉन करंट एसेट होता है वही उसकी नेट बुक वैल्यू होती है। ले, लेकिन जो पुराना नॉन करंट एसेट है, जिसकी 31 मार्च 2013 को जो कॉस्ट थी वो 16,000 और नेटबुक वैल्यू 12,000 थी। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैं आरबीएम मेथड करा रहा था कि जब आप किसी एसेट को आरबीएम मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे होते हो, हर साल उसकी नेटबुक वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती रहती है। भाई 31 मार्च 2013 तक उसकी नेटबुक वैल्यू मोटर व्हीकल की सिर्फ 12,000 थी। फिर पूरा एक साल गुजरा, 31 मार्च 2014 वाला ईयर एंड हुआ, तो जाहिर सी बात है हमने उस साल मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। ये रहा चार्ज फॉर 2014, मोटर व्हीकल पे 3,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो मोटर व्हीकल पे जो ओवरऑल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो बढ़ गई। और जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूं कि भाई इस डेप्रिसिएशन चार्ज के बाद मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू निकालो, तो आप मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू को 3,000 से और कम कर दोगे। मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू साल के शुरू में अगर 12,000 थी, तो इस साल की 2014 की डेप्रिसिएशन चार्ज के बाद वो 3,000 से कम होके कितने पे आ जाएगी, वो 12,000 माइनस 3,000 होके $9,000 पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि जो 2015 में जो रेट मैं अप्लाई करूंगा पुरानी मोटर व्हीकल्स के ऊपर, वो मैं जो उनकी अपडेटेड नेटबुक वैल्यू है 12,000 से जो कि अब 9,000 पे आ गई है, उस 9,000 के ऊपर 25% चार्ज करूंगा। और जो नया मोटर व्हीकल मैंने खरीदा है 9,000 का, वो तो एज इट इज उसके ऊपर भी चार्ज 25% होगा। समझाने का मतलब ये है कि जब आपका एक साल गुजर गया 2014 वाला, और उसमें आपने मोटर व्हीकल के ऊपर 3,000 की अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो अब अगले साल आप सेम 12,000 की नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। अब जो आपकी अपडेटेड नेटबुक वैल्यू है, अपडेटेड नेटबुक वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, आपकी इनिशियल नेटबुक वैल्यू 12,000 थी साल के शुरू में, इस साल का चार्ज जो 2014 में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की वो 3,000 है। 12,000 में से 3,000 निकाल दो, आपके पास बचेगा कितना, 9,000। और आप उस 9,000 के ऊपर 25% चार्ज करोगे। या इसको इस तरीके से भी समझ लो कि भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि 31 मार्च 2014 तक जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो कि आपने मोटर व्हीकल पे चार्ज किया, वो कितनी चार्ज की है, तो आप कहोगे कि सर इस साल हमने चार्ज किए 3,000। ठीक है, 3,000 इस साल की, और पहले से भी तो मोटर व्हीकल पे कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी थी। अब आप पूछो सर ये कैसे पता, भाई देखो ना, जो 31 मार्च 2013 को मोटर व्हीकल का बैलेंस गिवन था, तो कॉस्ट 16,000 थी। ठीक है, कॉस्ट 16,000 थी और नेटबुक वैल्यू कितनी, 12,000 थी।
तो भाई अगर एक मोटर व्हीकल है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, नेट बुक वैल्यू कम है, तो ये क्यों होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है। तो 4,000 जो है ये उसके ऊपर ऑलरेडी मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी थी व्हेन वी आर व्हेन वी वर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। अब एक पूरा साल गुजर गया, 31 मार्च 2014 वाला, उस पर हमने फर्दर 3,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो 4,000 प्लस 3,000, 31 मार्च 2014 के एंड तक आपकी जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई भी थी मोटर व्हीकल के ऊपर, वो कितने की हुई हुई थी? वो 7,000 की हुई हुई थी। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 16,000। अच्छा, फिर हुआ क्या? इस साल आपने एक कुछ नई गाड़ियां और खरीदी। जो नई गाड़ियां खरीदी उनकी कॉस्ट कितनी है? 9,000। तो हम ये कहेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल। जो पुरानी गाड़ियां उनकी कॉस्ट 16,000, फिर जो गाड़ियां आपने इस साल खरीदी उनकी कॉस्ट 9,000। 16,000 प्लस 9,000 ये बन गया 25,000। तो जो नई कॉस्ट है मोटर व्हीकल की साल के एंड पे वो 25,000 है, लेकिन जो अब तक उनके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो 7,000 है। तो 25,000 माइनस 7,000 अगर आप कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18,000। तो सर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे तभी तो जाके नेट बुक वैल्यू निकलेगी, और आरबीएम मेथड में रेट तो नेट बुक वैल्यू पे लगेगा। तो 25,000 माइनस 7,000 की 18,000 की नेट बुक वैल्यू आई, और उसके ऊपर हमने 25% का रेट जब चार्ज किया तो मेरे पास $4,500 वो चार्ज निकल के आ गया मोटर व्हीकल का, जो कि 31 मार्च 2015 को इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। देन इसी तरीके से आपका कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर अब आप देखो, कंप्यूटर का जो ओपनिंग बैलेंस है, अब आप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 के लिए बात कर रहे हो। तो 31 मार्च 2015 पे जो ईयर एंड हुआ है वो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? जाहिर सी बात है 1 अप्रैल 2014 को। तो आपके पास कंप्यूटर का 31 मार्च 2014 की वैल्यू लिखी हुई है $4,200। क्या मैं कह सकता हूं कि जो पिछले साल की क्लोजिंग थी 31 मार्च 2014 की, जो कंप्यूटर की क्लोजिंग वैल्यू थी, वही अगले साल की पहली डेट 1 अप्रैल 2014 की ओपनिंग वैल्यू बनेगी? कैन आई से दैट? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप, हमने पढ़ा है ना, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही अगले साल का जो है वो ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो पिछले साल का क्लोजिंग जो था कंप्यूटर का 31 मार्च 2014 की, जो उसकी वैल्यू थी वो 4,200 थी। तो 1 अप्रैल 2014 को, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर की जो पहली डेट है, ओपनिंग बैलेंस है, उसमें भी कंप्यूटर की वैल्यू 4,200 ही कंसिडर करी जाएगी। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ कंप्यूटर खरीदा भी है। कितने का खरीदा? 3,200 का आपने कंप्यूटर खरीदा है। और फिर 31 मार्च 2015 जो आपका ईयर एंड है, उसमें उन्होंने कंप्यूटर की वैल्यू बताई हुई कितनी हुआ है भाई? $6,000 है। तो अगेन रीवैल्यूएशन मेथड जो है वो अप्लाई होगा। ओपनिंग बैलेंस अब क्या है कंप्यूटर का? 4,200। खरीदे कितने के कंप्यूटर है? 3,200 के। बेचा कुछ नहीं है हमने, तो 4,200 प्लस 3,200, डिस्पोजल जीरो है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस 6,000 का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज दोबारा से निकल कर आ जाएगा। तो ये देखें, ओपनिंग बैलेंस अब हमारे पास कितना है 1 अप्रैल 2014 को? 4,200 का। परचेजेस की 3,200 की वो ऐड हो गई, डिस्पोजल में कुछ नहीं है तो वो जीरो हो गया। एंड देन उसके बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कंप्यूटर थी 31 मार्च 2015 को, वो 6,000 थी, वो माइनस हो गई। 4,200 प्लस 3,200 माइनस 6,000, आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज निकल के आ गया कंप्यूटर का $1,400। उसने तीनों सालों आपसे, दोनों सालों की जो तीनों क्लासेस ऑफ नॉन करेंट एसेट थी उसकी डेप्रिसिएशन मांगी थी। तो 31 मार्च 2015 को जो डेप्रिसिएशन चार्ज प्रेमिसेस का है 1,600, मोटर व्हीकल का 4,500, और आपके कंप्यूटर का 1,400, ये तीनों डेप्रिसिएशन चार्ज हमने उस टेबल के अंदर, जो 31 मार्च 2015 वाला था, प्रेमिसेस का 1,600, मोटर व्हीकल का 4,500 और कंप्यूटर्स का 1,400, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये काम उसने हमसे कितने मार्क्स के लिए करवाया? ये काम उसने हमसे 6 मार्क्स के लिए करवाया, कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज हमसे कैलकुलेट करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट में अगर आए तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडिंग in 31st March 2014 and 31st March 2015. Balance the account and bring down the balances on 1st April. उसने हमसे एसेट का, सबसे पहले मोटर व्हीकल का अकाउंट मांग लिया। मैंने आपसे बताया था कि जब वो आपसे एसेट का नाम लेके अकाउंट मांगे तो वो बेसिकली आपसे उस एसेट का कॉस्ट अकाउंट मांग रहा है। और उसने आपसे एक साल का कॉस्ट अकाउंट नहीं मांगा। उसने कहा ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2014, 2014 का, एंड 31 मार्च 2015, 2015 का, दोनों सालों का उसने कहा है कि आप मोटर व्हीकल का अकाउंट बना के दो, मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट बना के दो। तो भाई अगर पहला साल 31 मार्च 2014 को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 2013 को। तो पहले मैंने देखें दोनों तरफ डेट डाली 2013 का ईयर, और 1 अप्रैल 2013 को बैलेंस बीडी लिखा।
मोटर व्हीकल का 1 अप्रैल 2013 को जो कॉस्ट का बैलेंस बीडी अब हो जाएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल का अकाउंट मींस कॉस्ट का अकाउंट। तो 1 अप्रैल को आपके पास देखे ना जनाब, 1 अप्रैल 2013, अच्छा 31 मार्च 2013 को जो बैलेंस था उसमें मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी, 16,000 थी। तो जो इस ईयर का एंड है 31 मार्च 2013 के ईयर एंड पे जो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 16,000, वही अगले साल की ओपनिंग यानी 1 अप्रैल 2013 पे वही सेम बैलेंस एज अ कॉस्ट रिकॉर्ड होगा। तो 1 अप्रैल 2013 पे मैंने सेम मोटर व्हीकल की कॉस्ट का बैलेंस 16,000 क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा ये जो पूरा साल गुजरा था, ईयर वन जो गुजरा था, ईयर वन आपका 2013 से लेके 2014, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक का गुजरा था। उस साल आपने कोई परचेज कोई सेल नहीं करी, यानी ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है। तो मैंने कहा कि भाई 1 अप्रैल 2013 को मेरा ओपनिंग कॉस्ट का बैलेंस 16,000 था, ईयर एंड हो गया और कॉस्ट का बैलेंस भी सेम रहा। आप देख ले, मैंने फिर 2014 दिखाया और 2014 को हमारा 31 मार्च को ईयर एंड हुआ है। 31 मार्च को हमने बैलेंस शीट लिख दिया कितने का, बैलेंस शीट लिख दिया 16,000 का, क्योंकि भाई ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा है। तो जो साल के शुरू में मोटर व्हीकल थी उसकी कॉस्ट 16,000 थी, साल के एंड में भी वही मोटर व्हीकल है और कॉस्ट में तो चेंज नहीं होना ना, कॉस्ट तो वही 16,000 रही। तो पूरा 2014 खत्म हो गया बिना कुछ खरीदे बिना कुछ बेचे और कॉस्ट का बैलेंस सेम आ गया। हैवियर ऑफ टू साइड लिखा, लोअर साइड पे 31 मार्च को क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी 16,000 और 1 अप्रैल को हैवियर साइड पे बैलेंस बीडी 16,000। फिर लेकिन अब जो नया साल स्टार्ट हुआ है विच इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015, इसमें आपने गाड़ी खरीदी थी और इसमें जो आपने गाड़ी खरीदी थी वो 9,000 की खरीदी थी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई आपने परचेजेस किया। अच्छा यहाँ परचेजेस नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे बैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि उसने कहा था हमने चेक देके गाड़ी खरीदी है या चेक देके एसेट खरीदा है। तो भाई आपने $9,000 देके गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी आई है, एसेट बढ़ा है, एसेट का अकाउंट वी नो क्या ये आपका एसेट का जो नेचर होती है डेबिट होती है, जब बढ़ेगा तो उसके अकाउंट को हमने डेबिट करके दिखा दिया 9,000 से। अच्छा इस साल भी कोई गाड़ी बेची नहीं थी, सिर्फ खरीदी थी, तो हमने वो दिखा दिया कि बैंक से हमने 9,000 देके गाड़ी खरीदी है। और अपेरेंटली हैवियर ऑफ टू साइड दोनों तरफ 25-25 हजार आया। हैवियर साइड माइनस लोअर साइड तो वीकर साइड तो क्रेडिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो बस वो 25,000 ही रह गया। तो 2015 के एंड पे यहाँ पे बेसिकली ये जो डेट लगेगी, ये डेट है 31 मार्च की 2015 की। नहीं ये तो 2014 की डेट है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये 2015 यहाँ नहीं आएगा, ये 31 मार्च 2014 को जो है वो आपका बैलेंस शीट ही आ गया 25,000। और अगले साल की पहली तारीख यानी कि 2000, अच्छा नहीं 2015 से ही वही आएगा ना, ओके ओके सही था। 2015 को जो है वो आपका यहीं पे सही था 2015, और इधर भी आएगा 2015। 2015 को फिर जो है वो आपका 31 मार्च आया, यानी क्लोजिंग डेट आई, क्लोजिंग डेट पे आपका क्लोजिंग बैलेंस 25,000 का वीकर साइड पे आ गया ऑन द क्रेडिट, एंड 25,000 का ही आपका बैलेंस बीडी ऑन द हैवियर साइड आ गया ऑन द डेबिट। इज इट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये आपका मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट बन गया, ठीक है, सिंपल एज दैट। आपने सीधा सीधा ये दिखाया कि भाई पहले साल जो ओपनिंग बैलेंस था कॉस्ट का 16,000 की कॉस्ट थी गाड़ी की, 16,000 आपने बैलेंस बीडी रिकॉर्ड किया। फिर आपने जो है बेटा इन द कॉस्ट अकाउंट डेप्रिसिएशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, मैंने बोला ना कि ये मोटर व्हीकल का अकाउंट है, ये मोटर व्हीकल का अकाउंट है। मोटर व्हीकल का अकाउंट कॉस्ट अकाउंट होता है, उसके अंदर सिर्फ आपने दिखाना है कि भाई गाड़ी साल के शुरू में जो मौजूद थी उसकी क्या कॉस्ट थी, अगर ड्यूरिंग द ईयर गाड़ी को खरीद ली है तो जो गाड़ी खरीदी है वो किस कॉस्ट पे खरीदी है, अगर कोई गाड़ी बेच दी है तो जिसको बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी, और साल के एंड पे क्या कॉस्ट है। मोटर व्हीकल के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए मैंने मेंशन किया कि ये कॉस्ट अकाउंट है। ये सिर्फ कॉस्ट के अंदर मूवमेंट बताएगा कि भाई गाड़ी जो आपके पास पड़ी हुई है खड़ी हुई है उनकी कॉस्ट का अंदर को अगर चेंज आया तो वो कितना चेंज आया। तो दोनों सालों का आपने मोटर व्हीकल का अकाउंट कॉस्ट अकाउंट दिखा दिया। अगले उसमें आप देखो जहां उसने मांगा है ना मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब वी नो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, और अगेन इसके भी दोनों सालों का अकाउंट बनाना है। तो पहला साल आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2013 को और एंड हो रहा है 31 मार्च 2014 को। तो मैंने दोनों तरफ देखो 2013 2013 लिखा, और 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी प्रोविजन है, कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट के ऑपोजिट बिहेव करती है, यानी कि एसेट की अगर नेचर डेबिट थी और उसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आया ऊपर वाले अकाउंट में, तो इसका बैलेंस बीडी किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो साल के शुरू में क्या मोटर व्हीकल पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी थी, जी बिल्कुल हुई भी थी। हम अगर मैं आपको दोबारा ऊपर लेके जाऊं तो मैंने दिखाया था कि भाई मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है साल के शुरू में वो 16,000 है और नेटबुक वैल्यू 12,000 है। तो जो डिफरेंस था 4,000 का वो क्या था, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा था कि साल के शुरू में ऑलरेडी 4,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे बैलेंस बीडी रिकॉर्ड किया कितने का, $4,000 का। 1 अप्रैल को मैंने दिखाया कि ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,000 की चार्ज हुई भी है। अच्छा फिर
ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, वो आपने ऑलरेडी पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर ली। आपने मोटर व्हीकल की 2014 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट किया था कितने का, $3,000 का। ये रहा। तो $3,000 आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया कि भाई 31 मार्च 2014 को हमने मोटर व्हीकल पे फर्दर 3,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की है। उसके बाद 4,000 प्लस 3,000 हैवियर ऑफ टू साइड दोनों तरफ 7,000 आया। आपका अगेन हैवियर माइनस वीकर किया तो डेबिट साइड पे तो कुछ था ही नहीं। तो 31 मार्च 2014 को क्लोजिंग बैलेंस 7,000, और 1 अप्रैल 2014 को आपका ओपनिंग बैलेंस बीटी 7,000 का आ गया। फिर नया ईयर, ये नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। अगेन इस साल आपने जो है वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज था वो कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, कुछ बिका नहीं है, अगर आप फॉर्मेट खोल के अपने पास बुकलेट्स में देखो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में यही चीज आती है, ओपनिंग बैलेंस आता है, चार्ज फॉर ईयर आता है जो कि इनकम स्टेटमेंट के नाम से डाल दिया, और डिस्पोजल आता है। डिस्पोजल सिर्फ आता ही तब है जब कोई आप चीज, कोई गाड़ी लेट से बेच रहे होते हैं। आपने तो पूरे सवाल में कोई चीज नहीं बेची, तो डिस्पोजल इस वजह से नहीं आ रहा। 2015 में आपने अगेन 2015 31 मार्च ईयर एंड पे आपने दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, जो कि हमने कैलकुलेट करी हुई है कितने की, हमने कैलकुलेट करी हुई है 31 मार्च 2015 के ईयर एंड पे हमने डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे 4,500 की चार्ज की थी। तो 4,500 का इनकम स्टेटमेंट का चार्ज आ गया 31 मार्च 2015 पे। अगेन डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, 7,000 प्लस 4,500 हैवियर ऑफ टू साइड दोनों तरफ आ गई 11,500 11,500। और वीकर साइड पे बैलेंस सीडी ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च पे बैलेंस सीडी 11,500 का आ गया। और अगले साल की पहली तारीख 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस बीडी आ गया कितना, 11,500 का। तो ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और कॉस्ट अकाउंट दोनों बन गया। हमने तीन किस्म के अकाउंट पढ़े थे, एक कॉस्ट का अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और तीसरा डिस्पोजल का अकाउंट। इस पूरे सवाल में डिस्पोजल है ही नहीं, और मैंने जानबूझ के सवाल इसीलिए सिलेक्ट किया कि भाई इसमें डिस्पोजल ना हो, ताकि पहले आपको कुछ पार्ट्स की क्लैरिटी मिले और फिर आपसे डिस्पोजल जो है वो सवाल में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इस सवाल में डिस्पोजल नहीं था, लेकिन बाकी जो टाइप, दो टाइप के अकाउंट्स हमसे बनवाए जा सकते हैं, वो दोनों टाइप के अकाउंट हमने इस सवाल में बना लिए। अब उसके बाद अच्छा बड़ा उसने आसान सा पार्ट पूछा, और उसने कहा आइडेंटिफाई विच टू ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट सपोर्ट द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग ईयर। तो हमें पता है कि भाई आपका जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, और आपका जो क्या कहते हैं अक्रूवल्स मैचिंग हो गया, अच्छा वो नहीं दिया हुआ इन्होंने अपेरेंटली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। तो दूसरा आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। अक्रूवल मैचिंग तो आपको पता है, रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई द फोर्सिबल फ्यूचर जो है वो बिजनेस अपने ऑपरेशंस को लेकर चलता रहेगा। तो अगर वो अपने ऑपरेशंस को लेकर चलता रह रहा है तो फिर उसको जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज जिस तरीके से वो मेंटेन कर रहा था मेंटेन करनी है, एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर ही डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट और पॉलिसी डिफाइन होता है, तो वो भी उसने सेम तरीके से लेते हुए चलना है। तो दैट वाज योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डेप्रिसिएशन।